मार्केट नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, नफा नुकसान का ये दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। हम लोग कभी समुंदर के किनारे जाते हैं तो बच्चे समुंदर के किनारे रेत के महल बनाते हैं और उसके पीछे होटल होते हैं, रिजॉर्ट होते हैं, घर होते हैं जो मजबूत इरादों के साथ बने होते हैं। तो इस बाजार में बहुत सारे पोर्टफोलियो मोमेंटम स्टॉक वाले उन रेत के महलों की तरह बने और बहुत सारे घर वो पुराने तरीके के फंडामेंटल तरीके के भी बने। इस बाजार में जो रेत के घर थे बच्चों की तरह, वो कहीं ढहने लग रहे हैं। अब ये बाजार कह रहा है men will be men and men will be different from the boys। नमस्कार, मैं नीलेश। आदरणीय पांडे जी के आदेश से इस बार का ब्लॉग इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर में है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप पैसे लगा करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। अब इसका अल्टीमेट मतलब क्या है? मेरे हिसाब से इसका अल्टीमेट मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, मन की शांति। अब कुछ लोगों को ये मन की शांति वाली बात नहीं समझ में आती है, लेकिन जो सबसे पहले होता है कि भाई पैसे को बढ़ाओ, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करो, और उसके बाद भी जब एक एक्स लेवल पर पहुंच गया तो हम वहां पर चाहे जो भी कारण हो उस पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। पहला 1 करोड़ डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद में काम खाली थोड़ा आसान होता जाता है। अब बात ट्रम्प साहब की तो करनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब ने पहले थ्रेट की बहुत बातें की, अभी भी कर रहे हैं, और अब साथ में टैरिफ की भी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने थ्रेट का, टैरिफ का वेपनाइजेशन कर लिया है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को वीपन बना लिया है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल इंडस्ट्री का काम नहीं चलेगा, यानी वो एक वीपन है। इंडिया में हम लोग शांति प्रिय है, सॉफ्टवेयर हमारा वीपन हो सकता था, नॉट इंटरेस्टेड। हमारा यूज पॉपुलेशन हमारा वीपन हो सकता था, हम लोग शांति प्रिय हैं, इसलिए माथा नहीं लगाने का है। वापस इंडस्ट्री की बातों पर आते हैं, निवेश की बातों पर आते हैं। हमारे जैसा पहले भी मैंने कहा था, जेडी बिरला साहब अपने ऑफिस से जब घर जाते थे तो रास्ते में सोना खरीदते रहते थे। वो उनका बचत होता था, वो उनका निवेश होता था, और जब उन्हें इंडस्ट्री लगाने का मौका लगा तो उस निवेश ने उनको हेल्प किया। मैंने भी अपने पुराने ज़माने में यही काम किया। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते थे, बाजार से घर आने के रास्ते में ब्रोकर के ऑफिस में बोल देता था, वही 25 आईटीसी ले लेना, 50 लीवर ले लेना, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन व्यापार करने की जरूरत पड़ी उस दिन ये बहुत काम आया। मेरे पिताश्री को ब्याज पर ज़्यादा भरोसा था, ऑल्दो वो एफएमसीजी शेयरों के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनके पास जब भी पैसे होते थे वो आंख बंद करके एफएमसीजी खरीद लेते थे। और आप लोगों से बहुतों को नहीं पता होगा या नोटिस नहीं किया होगा, शेयर बाजार का सबसे बड़ा भला हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने किया था। 77 में जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर किए बने तो उन्होंने कहा कि भाई जितने फिरंगी कंपनियां हैं सबको अपना शेयर यहाँ पर लिस्ट करवाना पड़ेगा। कोका कोला, आईबीएम वगैरह भाग गए, लेकिन आईटीसी, लीवर, लिप्टन, इन सब लोगों ने प्रेफर किया यहाँ पर अपने शेयरों का लिस्टिंग करवाने में। और वो उस जमाने में हम लोग आंख बंद करके जितने घर के नाम होते थे सब में अप्लाई करते थे, और अल्टीमेटली बहुत बड़ा उसमें वेल्थ क्रिएशन हुआ।
और भारत में रिटेल के लेवल में मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला दौर वहां से शुरू हुआ। वो तो बाद में धीरे धीरे ये फ्लड आता रहा। हर्षद के समय में ये फ्लड गेट बन गया। हम लोग के बचपन की एक है मंजू, वो टैक्स के लिए हमेशा 1.5 लाख रुपए हर साल ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर देती है और भूल जाती है। उसे खुद नहीं पता है कि इतने सालों का वो पैसा कितना बड़ा हो गया है। तो ये वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आप निवेश करें, भूल जाएं, और वो अपनी जिंदगी में मस्त है। उससे पूछा कि भाई तेरे पैसे का क्या हुआ? वो छोड़ो ना, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। मेरी एक बहन है, उसने गलती से कभी अपना पासबुक मुझे दिखला दिया, उसमें 20 लाख रुपए थे सेविंग्स अकाउंट में। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये उसका फाइनेंशियल फ्रीडम था, ये उसको मन की खुशी देता था। तो निवेश का जो पहला मतलब है कि आपको संतुष्टि मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपको आत्मविश्वास मिले, आप खुश हों। ये निवेश का सबसे पहला नियम है मेरे हिसाब से। इसके बाद में जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा कोई भी एफडी नहीं है। मैं ब्याज लेने में जरा भी भरोसा नहीं रखता हूँ। और अब इस दौर में मेरा जो सोचने का तरीका है कि मैं अब अपने लिए निवेश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बाद के जनरेशन के लिए, जॉय के लिए, जिया के लिए कर रहा हूँ। तो यदि मैं ये सोचता हूँ कि ये मैं अपने नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन टेक वेरी लॉन्ग टर्म कॉल। मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल का सोच सकता हूँ, और उस तरीके से सोच करके मैं निवेश कर सकता हूँ। मैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बंदिश में रहने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे एक बंधु हैं, विनोद बाबू, उन्होंने हर जगह पैसे लगाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, एलआईसी हो, इंश्योरेंस हो, एनपीएस हो, प्रोविडेंट फंड हो, बैंक एफडी हो, सब जगह उनके बड़े फंड है। ही इज हैप्पी दैट वे। ही हैज डाइवर्सिफाइड हिज इन्वेस्टमेंट इन सच ए लार्ज स्पेक्ट्रम। तो उन्हें इस तरीके से अच्छा लगता है। जनता के लिए एक कन्फर्मेशन बायस की बातें होती है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये हुआ कि दोस्त ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, और सबने कहा तो हाँ भाई ठीक है, लगा ले। अब मैं जो बाजार में घूमता था, मुझे बहुत लोग कहते थे सुजलॉन ले लो, वोडा ले लो, ये फलाना भाव हो जाएगा। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब आज इधर में कुछ दिनों से मैं देख रहा था आपार का भाव घट रहा है, आज भी काफ़ी घटा। तो मैंने कहा ये मेरे सिस्टम में ठीक हो रहा है क्या? तो सबसे पहले बीएसई के साइट में जाकर के मैंने आपार का सारा नोटिस पढ़ा, फिर स्क्रीनर में जाकर के उसका सारा बैलेंस शीट, इतिहास, भूगोल, अपना मेमोरी को रिफ्रेश किया, और वहाँ पर समझ में आएगा कि मेरे को अब टेक्निकल देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर हफ्ते में अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, उसमें स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और उसमें ये शेयर लिखे रहते हैं कि मुझे गोइंग फॉरवर्ड कौन से शेयर किस भाव में लेने हैं। और वो भाव आता है, उस दिन मैं वापस उसको रिव्यू कर लेता हूँ कि हाँ, क्या उसके फंडामेंटल अभी भी मेरे माइंड के लेवल के अनुसार हैं, या अब कहीं कोई सीन बदल गया। डायनामिक दुनिया है, मैं भी अपनी सोच को हमेशा बदल लेता हूँ। बदलना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। और जहाँ तक मेरे अपने पोर्टफोलियो का सवाल है, मैं अभी 10-15% कैश में बैठा हूँ, और खोज रहा हूँ इस मंदी में मुझे लेने के मौके मिले। यानी मैं खोज रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मुझे कुछ नहीं लेना। मैं ये सोच के बैठा हूँ मुझे लेना है,
लेकिन क्या लेना है, कब लेना है, मेरे को अपने भाव पर लेना है, बाजार के भाव पे नहीं लेना है। और बाजार बढ़ गया तो मेरे पास में तो पुराने शेयर पड़े ही हैं, और पुराने में मेरे पास में टीसीएस, आईटीसी, महिंद्रा, ये सब के सब पड़े हुए हैं। ठीक है, बाजार बढ़ेगा तो ये सब बढ़ जाएगा, और घटेगा तो मेरे पास में मेरा लिस्ट तैयार है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट कीप्स मी प्रेटी बिजी। ये कोई वैसा बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन शायद हर बंदे के लिए ये संभव भी नहीं है। तो यदि आप इतना माथा नहीं लगाना चाहते हो तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इन्हें 25 सालों से बहुत सीरियसली ट्रैक कर रहा हूँ, और मेजॉरिटी फंड मैनेजर से मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिलने का मौका लगा है, बात करने का मौका लगा है। बहुत ये लोग कोशिश करते हैं कि पब्लिक के पैसे को कैसे हैंडल करना है। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में सबके अपने अपने स्टाइल है। नरेन का अपना स्टाइल है और सुनील का अपना स्टाइल है, सबके अपने अपने स्टाइल है, और अपना स्टाइल अलग होना भी बेहद जरूरी है। यदि इस वक्त में कोई म्यूचुअल फंड में बड़ा एसआईपी हर महीने का, हर हफ्ते का करेगा, साल भर के अंदर में एक बड़ा पैसा लगाएगा, तो इस मंदी का उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं खुद अपने लिए ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूं। ये थ्रेट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। जिसके लिए भी थ्रेट होगा उसके लिए होगा। मैं इसे एज अपॉर्चुनिटी देखता हूं। पिछले 2 साल से हम लोग अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, और इस मजबूरी में हम लोग मोमेंटम स्टॉक में टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये अभी वेल्थ क्रिएशन का वक्त आया है। आप इस तरफ में जरूर सोचिए। और मैं, जैसा कि हमेशा कहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ, शायद किसी का कुछ भला हो जाए। यदि किसी शेयर का नाम लिया है तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च स्वयं करें। अगले सप्ताह बजट आ जाएगा, उस पर सोच समझ करके मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आदरणीय पांडे जी को इस विषय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने सुना है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।